महीनों के बाद आज आपसे फिर से मिलने का, मुखातिब होने का मौका मिल रहा है। और एसओ एग्ज़ाम की जो ये जर्नी है, जब से इसका रिटन एग्ज़ाम होने वाला था 22 मई सन 2022 में ही जो हुआ है पिछले साल, तब से लेके अब तक इस एग्ज़ाम की जर्नी में मैं आपके साथ रहा हूँ और आगे भी ये साथ अनवरत जारी रहेगा। न सिर्फ एसओ तक बल्कि उसके इतर भी आप जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे, चाहे वो यूपी लेवल की हो, सेंट्रल लेवल की हो, कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी जेन्युइन होगी, जो आपके लिए सहायक सिद्ध हो सके, जो आपको मोटिवेट कर सके अपने पथ पर चलते रहने के लिए, संघर्ष करते रहने के लिए, मेहनत करते रहने के लिए, वो अगर मैं उपलब्ध करा सकूँगा तो बिल्कुल कराने की कोशिश किया करूँगा। ये गैप बड़ा लंबा हो गया। लास्ट टाइम अगस्त के लास्ट में शायद मैंने वीडियो बनाया था। तब से लेकर अब तक काफ़ी लंबे समय का इंतज़ार हो गया। आपके बहुत कमेंट आए और मैंने पढ़ा उन्हें। एक भैया का कमेंट, राधे कृष्ण नाम से उनका यूट्यूब पे अकाउंट है, तो उनका कमेंट एक पढ़ के बड़ा द्रवित हो गया। मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए। उन्होंने लिखा था कि कुछ भी जो भी इन्फॉर्मेशन हो आप वीडियो बनाएँ, आप जब कुछ कहते हैं तो उससे मोटिवेशन मिलता है। अच्छा, मेरा भी उद्देश्य होता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग में अगर मैं आपको बताऊँ तो वो जेन्युइन ही हो। चूँकि मेरा भी इस एग्ज़ाम से बड़ा कनेक्शन है, मैं खुद ही इसमें एप्लीकेंट रहा हूँ, तो जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है वो आपसे शेयर करूँगा। और इतना समय हो गया मैं वीडियो ना बना पाया बीच में, उसके लिए आई एम सॉरी। आगे चलते हैं। आपने देखा ही कि लोअर पीसीएस और एलडीए, यूडीए, एसआई का दिसंबर में रिजल्ट आ गया। अब सवाल ये है कि अगला रिजल्ट कौन-सा? अच्छा, अभी इसमें कई सारे भैया-बहन ये कमेंट करेंगे कि ये जो आप कह रहे हो, इसका कोई आधार भी है कि वैसे मुँह उठा के बोल दिया? तो आधार का मैं बताऊँ कि कुछ न्यूज़पेपर की इन्फॉर्मेशन, कुछ और मित्रों से जो जानकारी मिली और कुछ मेरा अपना जो आकलन है, उसी के हिसाब से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पर इसमें आपको ये नहीं लगेगा कि 100% इन्फॉर्मेशन सब फेक ही है। अगर आकलन भी है तो उसका कुछ ना कुछ आधार है। आज ही न्यूज़पेपर में एक कटिंग आई हुई थी, उसमें आपने देखा होगा कि जनवरी 16 तक शायद, मतलब मंडे तक उसमें बताया गया है कि रिजल्ट पीईटी का आ जाएगा। ना मंडे तक तो मान लीजिए 22 से 25 तारीख तक पीईटी का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में आपका अगला रिजल्ट आने वाला है जेईई 2016 का। काफ़ी लंबा स्पैन हो गया उसका विज्ञापन आए हुए, उसका रिजल्ट आया नहीं है। वो भी डीबी का ही रिजल्ट आएगा, जैसे आपके एसओ का डीबी का रिजल्ट आना है। और उस जेईई 2016 के बाद में आपके ही एग्ज़ाम का नंबर है। तो अब आप सवाल अगर पूछें कि हाँ, कब आएगा एसओ का रिजल्ट, तो मेरे अनुमान से फरवरी के सेकंड वीक तक, यानी कि 15 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक मान लीजिए, उसमें थर्ड वीक भी शामिल ही हो गया, आपका डीबी के लिए यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिजल्ट आ जाएगा। तो पहला जो सवाल इसमें है, वो आप सबके लिए सवाल भी मैंने तैयार किए हैं कि शायद आपके मन में ऐसा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इसी टाइप के हों। लोअर पीसीएस का रिजल्ट आ गया, एलडीए यूडीए का आ गया। 2015-16 में जो छोटे-छोटे कुछ-कुछ पदों के, मतलब छोटे-छोटे संख्या में जो विज्ञापन आए थे, उनके जो साक्षात्कार उस समय थे, तो वो इस समय चल रहे हैं। मतलब आयोग के जो काम करने की स्पीड है वो इस समय है तेज़। एक इन्फॉर्मेशन और था, 2 दिन के पहले आया था कि आयोग में टोटल 1 अध्यक्ष और 8 सदस्यों का पद है, जिसमें अध्यक्ष इस समय है और 5 सदस्य कार्यरत थे, जिनमें 3 रिटायर हो रहे हैं इसी जनवरी के लास्ट में। तो और सदस्यों की नियुक्ति के लिए कि काम सुचारू रूप से चल सके, आयोग ने अपना खाका ब्यौरा जो भी होता है वो गवर्नमेंट के पास भेज दिया है कि हमारे पास इस समय 2 ही सदस्य बचेंगे जनवरी लास्ट तक, तो आप तत्काल प्रभाव से इनकी नियुक्ति कीजिए ताकि हम काम कर पाएँ बिना किसी भवबाधा अवरोध के। तो वो भी हो जाएगा, तो काम जो आयोग है वो अपने ठीक-ठाक स्पीड में कर रहा है। और जैसे ही एलडीए और यूडीए जो आयोग के लिए है, जिनकी नियुक्ति हुई थी, उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है, तो काम की स्पीड अभी जितनी है उससे कम से कम 2 से 3 गुना ज़्यादा स्पीड से बढ़ जाएगी। इनका टारगेट है कि जो 2015, 16, 17 और उस समय जितनी मतलब पुरानी वैकेंसी थी, उनको इस साल 2023 तक हर हाल में निपटा दिया जाए। यूपीपीएससी में भी पहले उसके जो एग्ज़ाम हुआ करते थे, उसमें पंचवर्षीय योजना के नाम से उसको जाना जाता था, पर यूपीएससी ने उसको ऐसा ढर्रे पे ला दिया है कि यूपीएससी से भी ज़्यादा फास्टर रिजल्ट पिछले 2 सालों से अपर पीसीएस के एग्ज़ाम्स के यूपीपीएससी दे रहा है। तो शायद कभी ऐसा दिन आएगा जब आपको देखने को मिलेगा कि यूपीएससी ने भी अपना ढर्रा सही कर लिया है। देखते हैं वो समय कब आता है, लेकिन नो डाउट चूँकि एलडीए यूडीए के जितने भी लोग हैं, इनकी ये जब इनकी नियुक्ति हो जाएगी, 31 लोग हैं एलडीए और यूडीए मिला के, तो अभी जितना टोटल स्ट्रेंथ है उससे लगभग दुगना स्ट्रेंथ हो जाएगा, तो काम स्पीड से होने लग जाएगा। चलिए आगे, जो सबसे बड़ा एकदम कालजयी प्रश्न है उसको कह लीजिए, या सबके मन में जो प्रश्न है कि कट ऑफ क्या रहेगी। तो कट ऑफ के बारे में कई सारे वीडियोज़ मैंने बनाए हैं। फिर भी अगर बताना हुआ एक शब्दों में कि कट ऑफ क्या रहेगी, तो कोई भी यूआर कैटेगरी का कैंडिडेट 50 या उससे ऊपर अंक वाला है और डिप्लोमा उसका वैलिड है, तो वो अंतिम रूप से चयनित हो जाएगा, इसकी संभावना है।
और बाकी इसी हिसाब से 2-4 नंबर ओबीसी का कम, 4-5 नंबर ईडब्ल्यूएस का कम और एससी कैटेगरी में 10 नंबर कम कर लीजिए और गर्ल्स में मेरे हिसाब से 35 से 38 नंबर के बीच अगर किसी के मार्क्स हैं। और डिग्री, वो डिप्लोमा और डिग्री दोनों वैलिड है। डिग्री वैलिड का मतलब इसमें 4 ही स्ट्रीम में आपकी डिग्री होनी चाहिए मास्टर वाली, तो उसी में है और साथ में डिप्लोमा वैलिड है कंप्यूटर वाला, तो आप अंतिम रूप से चयनित हो जाएंगे। ये कट ऑफ का हिसाब किताब है। ज्वाइनिंग फाइनल रिजल्ट जैसे डीबी कब से स्टार्ट हो सकता है, मैंने बताया कि रिजल्ट जो आपका डीबी के लिए आएगा वो फरवरी सेकंड वीक में आएगा, तो डीबी उसके 1 महीने बाद मान लीजिए कि मार्च लास्ट से या मार्च लास्ट वीक से आपका डीबी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो सकता है और अंतिम चयन परिणाम अप्रैल लास्ट या मई के स्टार्टिंग में आ सकता है। एक दिन न्यूज़पेपर में ही पूरा इनके अध्यक्ष प्रवीर कुमार जी थे या सचिव साहब थे शायद सक्सेना जी, उनका इंटरव्यू छपा हुआ था, उनसे बस मोनोलॉग बात हुई थी, उसके कुछ अंश छपे हुए थे। तो उसमें उन्होंने कहा था कि हमारा टारगेट है कि 2015 से जो कई सारी वैकेंसीज हैं जो ईडब्ल्यूएससी के मत्थे हैं अभी तक पड़ी हुई हैं और 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये जितना अभी पुराने सालों की पेंडेंसी है, हमारा टारगेट है कि 2023 में उसको हर हाल में हम कंप्लीट कर लें कि आने वाले बाकी जो आगे आने वाले साल रहें उसमें फ्रेश नियुक्ति भर्तियाँ निकलें और फ्रेश हम नियुक्ति करें। और पीटी के माध्यम से ये हमारे लिए और भी आसान हो गया है, चूँकि अब हमें मेंस में बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए का पेपर नहीं कराना होता, प्री के हिसाब से हम कट ऑफ डिटरमाइन करते हैं पीईटी के हिसाब से और चीज़ें आसान हो जाती हैं हमारे लिए। एनीवे, तो फाइनल रिजल्ट यानी अंतिम चयन परिणाम की उम्मीद आप अप्रैल के अंत तक या मई के पहले हफ्ते तक कर सकते हैं, ऐसा अनुमान है। और इस अनुमान का आधार भी है, ये फेक अनुमान, पूरी तरह से फेक अनुमान हो ऐसा नहीं है। जैसे मई स्टार्टिंग मैंने कहा है तो हो सकता है मई लास्ट तक हो जाए, लेकिन तब तक आ जाएगा हर हाल में। अंतिम कट ऑफ क्या रहेगी मैंने अभी बताया ही चर्चा के समय। ज्वाइनिंग में फाइनल रिजल्ट आने के 2-3 महीने तक समय लगता है, कई बार ये डिपार्टमेंट पे भी निर्भर करता है कि आपकी जो नियुक्ति हुई है कौन से डिपार्टमेंट में हुई है, चूँकि ज्वाइनिंग का समय जो है वो विभाग डिटरमाइन करता है। यूपीडब्ल्यूएससी ने फाइलें अगर विभागों को भेज दी है तो किस विभाग में किस तरह कितने पदों की कमी है, क्या है, ये हिसाब किताब उस विभाग के अनुसार है कि कितने जल्दबाजी में है वो ज्वाइन कराने के लिए या कितना लेट में है। और कई बार गवर्नमेंट का भी उसमें पॉलिसी होती है अपने हिसाब से, लेकिन एसओ की मैं आपको रियलिटी बताऊं तो कोई भी डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश सरकार का इस समय नहीं है जिसमें एसओ के पद सृजित हों और वो 50% भी पद उस समय, मतलब 50% पीपल भी वर्किंग हों। मतलब ज़्यादातर डिपार्टमेंटों में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं एसओ की। तो अंतिम चयन परिणाम आने के बाद में मेरी उम्मीद है कि ज्वाइनिंग में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। तो अगर आदर्श रूप में माने तो जुलाई अगस्त तक, सितंबर तक आप ज्वाइनिंग की उम्मीद कर सकते हैं। चलिए, अब कुछ आवाज़ें इधर आ रही हैं तो उससे आपको थोड़ा सा असुविधा हो रही होगी, तो मैनेज कीजिए प्लीज़। तो अगला ये है कि एसओ और एआरओ स्टेट्स जो आपका जो रोल है, इम्पोर्टेंस है, उसका कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं हम कुछ एक नौकरियों से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियां हैं या स्वायत्त संस्थाओं की नौकरियां हैं या बैंकिंग की नौकरियां हैं, रेलवे की नौकरियां हैं, इन सब की। तो एसएससी सीजीएल से अगर हम कंपेयर करें तो सीजीएल में आप देखिए इस बार 20,000 के आसपास पद आए हैं, जिसका प्री हो गया है, आंसर की वगैरह आ गई है। उस 20,000 पद में आप ध्यान से अगर देखेंगे ना तो लगभग 10,000 पद हैं वो पीए एसए के हैं। पीए का मतलब पोस्टल असिस्टेंट, एसए मतलब सार्टिंग असिस्टेंट, मतलब जो रेलवे में डाकखाने होते हैं, मतलब आरएमएस वाला होता है रेलवे मेल सिस्टम, और जो बाकी डाकखाने हैं उसमें जो पोस्टल असिस्टेंट, सार्टिंग असिस्टेंट होते हैं, उनके पद हैं 20,000 में 10,000। तो वो तो 2400 ग्रेड पे की नौकरी है। मतलब सीजीएल में जो आधे पद हैं ना वो 2400 ग्रेड पे वाले हैं, आधे से भी ज़्यादा पद। और आपकी नौकरी जो है एसओ वाली वो 4200 ग्रेड पे है, पहली चीज़। अच्छा, और कंपेयर करके मैं जो प्रॉफिट वाले पॉइंट हैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्यों ये कितनी महत्वपूर्ण है। उसके बाद में कि 2400 ग्रेड पे भी है, और वो जो सीजीएल की नौकरियां हैं, आधे से ज़्यादा नौकरियां 2400 ग्रेड पे वाली, उसमें भी आपकी पोस्टिंग कहाँ होती है, ज़्यादातर संभावना है कि स्टेट से बाहर हो। मतलब कोई बहुत सौभाग्यशाली होता है उसकी स्टेट के अंदर पोस्टिंग्स होती हैं। एसओ में लाइफ टाइम, अगर एसओ उत्तर प्रदेश में हो जाते हैं तो लाइफ टाइम आपकी पोस्टिंग यहीं पे होगी। सीजीएल में एक पद होता है जेएसओ करके होता है, उसको जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर कहते हैं उसको। उसके लिए प्री और मेंस तो सेम होता है, साथ में एक स्टेट्स का भी पेपर अलग से देना पड़ता है। और वो भी मुझे लगता है कि 4200 का है 2800 का, थोड़ा कन्फ्यूजन है मुझे। मान लीजिए अगर 4200 का भी हो जेएसओ जो सीजीएल वाला है, तो आपका एसओ भी 4200 का है। एआरओ एस मतलब असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर स्टेट्स वाला भी 4200 का है, और आपको स्टेट के बाउंड्रीज के भीतर रहनी है। स्टेट की बाउंड्रीज के भीतर अपने स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी के जो बेनिफिट होते हैं बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बखूबी जानते हैं कि आपको अपने स्टेट में ही सर्व करना है। शुरू में भले आदमी एडवेंचर पसंद करता है तो कहीं से आप अपने कैपेसिटी पे घूम आइए,
लेकिन स्थायित्व के लिए एक शानदार ज़िंदगी के लिए अब स्टेट के भीतर जो हैं और फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र होते भी रहें आपके, तो आपको स्टेट की सीमाओं के भीतर ही रहना है। तो ये एडवांटेज आपको सर्विस जॉइन करने के 4-5 साल बाद पता चलता है कि अपने आस-पास रहें, अपने होम टाउन के पास में रहें, अपने पेरेंट्स के पास में रहें, या ना पेरेंट्स के पास रहना तो संभव हो हमेशा, तो वीक में 1 बार एटलीस्ट या महीने में 1 बार इतना आते-जाते रहें ना, तो आप कभी बोर नहीं होते अपनी जॉब से। ये सारा बेनिफिट होता है। बाकी बची सीजीएल की जो बाकी नौकरियाँ, तो कुछ तो नो डाउट उसमें टॉप क्लास हैं। कुछ एक डिपार्टमेंट में जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एसओ हो गया, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर हो गया ईडी में, या बाकी नौकरियाँ हैं, उससे वास्तव में एसओ का कोई कंपेयर नहीं है। लेकिन उनका जो वर्क प्रेशर है और बाकी चीज़ें भी है, उसमें भी एसओ से कोई कंपैरिजन नहीं है। एसओ में आप हमेशा आनंदित रहेंगे यूपी गवर्नमेंट में काम करके। सीएचएसएल से एसओ का कोई कंपैरिजन इसलिए नहीं है कि सीएचएसएल की जो नौकरियाँ सारी 2000 ग्रेड पे की हो गई हैं, एसओ आपका 4200 है। तो सीएचएसएल में आप नियुक्त होते हैं, नो डाउट इसमें जो प्रमोशंस होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा फास्ट होते हैं, लेकिन आपका एसओ कभी इतना स्लो नहीं होगा कि आप सीएचएसएल वाला बंदा प्रमोशन लेके आप उसकी ग्रेड पे आपसे 10 साल या 15 साल की सर्विस के बाद हायर हो जाए, ऐसा नहीं होगा। और सीएचएसएल की भी जो पोस्टिंग्स होती हैं, वो आप बड़े सौभाग्यशाली होंगे, अच्छे नंबर आपको मिले होंगे, तभी आपको स्टेट बाउंड्री के भीतर मिलेगा, नहीं तो ज़्यादातर समय बाहर ही रहना पड़ेगा। और 2000 ग्रेड पे की नौकरी आपको मिली हुई है और आप अपने स्टेट से बाहर रह रहे हैं, तो वहाँ मैनेज करना बड़ा कठिन होता है, महंगाई बहुत है आज के ज़माने में। आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, घर आने जाने का बहुत सारा बवाल होता है। तो सीएचएसएल पे भी आपका एसओ वाला भारी पड़ता है। बैंकिंग में देखिए पीओ और क्लर्क हैं, क्लर्क से एसओ का कोई कंपैरिजन नहीं है, क्लर्क से फार बेटर है एसओ। और पीओ के पद अगर अच्छे बैंक में हैं, अच्छा पब्लिक सेक्टर का बैंक है, तो पीओ सुपीरियर है एसओ से, कुछ मामलों में एटलीस्ट। लेकिन वर्क का प्रेशर पीओ में, प्रोबेशनरी ऑफिसर में, बैंकिंग में बहुत ज़्यादा है, जो आपको एसओ में तुलनात्मक रूप से कम मिलेगा। रेलवे की नौकरियों से अगर तुलना करें, तो रेलवे का भी जो एनटीपीसी की वैकेंसी आई है, उसमें मैक्सिमम ग्रेड पे जो है वो 4200 ही है, आपका एसओ भी 4200 है। और कुछ एक डिपार्टमेंटों में जैसे अर्थ एवं संख्या प्रभाग का जो एसओ होते हैं, उनका प्रमोशन भी तुलनात्मक रूप से फास्टर होता है, इतना स्लो नहीं होता है। एक्चुअली प्रमोशन के मामले में ही कहा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट से बेहतर है, कि उनका प्रमोशन बड़ा बंधा हुआ होता है, टाइमली प्रमोशन होता है स्टेट के कंपैरिजन में। लेकिन अगर आप अर्थ एवं संख्या प्रभाग में होते हैं एसओ, तो उनका भी जो प्रमोशन है वो ठीक-ठाक है, टाइमली हो जाता है। अदर भी डिपार्टमेंटों में आप बात करें, तो जैसे अकाउंटेंट वगैरह जो हैं, वो 2800 ग्रेड पे के स्टेट गवर्नमेंट वाले ही, बहुत सारे अकाउंटेंट लोगों ने भी एसओ का फॉर्म भरा है, और एकदम वो इस तरह से मतलब है कि जैसे एसओ का रिजल्ट आए, उसमें अंतिम रूप से चयनित होते हैं, तो भले 2-3 साल की नौकरी हो गई हो अकाउंटेंट की, वो छोड़ के एसओ ज्वाइन करेंगे, तो इससे एसओ का महत्व आप समझ सकते हैं। और बहुत सारी नौकरियाँ हैं जिससे आप कंपैरिजन करें, तो अगर आपको एक ऐसा काम करने का माहौल चाहिए जिसमें एकदम हमेशा दिमाग पे बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर नहीं चाहिए, आराम भी चाहिए, काम भी चाहिए, और उसका बैलेंस बना रहे, स्टेट बाउंड्रीज के भीतर आपकी पोस्टिंग हो, और वर्क लाइफ बैलेंस जो हो बेहतर हो, तो एसओ आपके लिए बड़ा अच्छा विकल्प है। अब अगला है कि बहुत सारे लोग हैं, ये एसओ बनने के बाद में भी, जैसे मैं पहले ही बताता हूँ कि आप एसओ बन के तभी प्रसन्न रहेंगे जब आपके बगल वाला, आपका जो पड़ोसी हो, एसडीएम नहीं बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एसओ के बाद भी अगर आपकी उम्र है और अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, आप 40 पार नहीं हुए हैं, 35, तो आप तैयारी और भी कर सकते हैं आगे बिना रुके हुए। और उसके लिए फिर आपको क्या करना है, तो उसके बाद आप पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं 4200 ग्रेड पे में, चूँकि आप ऑलरेडी सेलेक्ट हो जाएंगे इसमें एसओ होने के बाद में, तो आप डायरेक्ट पीसीएस की ही तैयारी कीजिए, यूपी स्टेट पीसीएस की, अगर आपको रुचि है तो। इसके इतर भी कई सारे एग्जाम हैं जिस पे आप फोकस कर सकते हैं, या लोअर पीसीएस की वैकेंसी है तो उसमें बैठ सकते हैं। तो एसओ और एआरओएस, मतलब एआरओएस से मेरा तात्पर्य है असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर स्टेट्स। इसके जो मेन एडवांटेज हैं, एक सैलरी के रूप में 4200 ग्रेड पे की जॉब है, 10 साल में आपका प्रमोशन मान लो ना भी हो, सबसे ख़राब केस में अगर ना भी हो, तो भी आपको एमएसीपी मिल जानी है, मतलब मिनिमम एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन, मतलब आप 4600 ग्रेड पे में आप पदोन्नत कर ही दिए जाएंगे, मतलब सैलरी वगैरह उसकी मिलने लगेगी, पद का नाम भले बाद में मिले। प्लस आप पोस्टिंग, ये बड़ा एडवांटेज है, आपको स्टेट की बाउंड्री के भीतर ही काम करना है। वर्क प्रोफाइल भी, ये भी एक एडवांटेज ये है वर्क प्रोफाइल में कि आपका जो पद है, हर 4 साल या 5 साल के बाद प्रमोशन जब आपका होगा, तो आप गजेटेड ऑफिसर हो जाएंगे उत्तर प्रदेश सरकार में 4600 ग्रेड पे में जाने के बाद। तो वर्क प्रोफाइल भी ओवरऑल ठीक ही है, वर्कलोड भी मैनेजेबल है, आराम से हो सकता है, और प्रमोशन भी कुछ एक डिपार्टमेंटों में अच्छे हैं। अब इतनी सारी बातों के बाद में जो पिछले वीडियोज़ में आपने कुछ सवाल पूछे हैं, मैं ज़रूरी समझता हूँ कि उनका जिनका हो सके जितने का मुझे कुछ मैं जवाब दे पाऊँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके क्वेश्चनों का जवाब देता हूँ। और उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो आपको जल्दी ही मिले किसी टॉपिक पे। इसमें एक अग्रवालाज या
हाँ, अग्रवालाज इसमें लिखा हुआ है, वो बहन जी की फ़ोटो लगी है। तो इनका सवाल है कि सर, इज़ इट कंपल्सरी टू गो आवरसेल्फ फॉर डीबी? क्या हमें खुद डीबी के लिए जाना आवश्यक है? तो इसमें कोई बट है ही नहीं, आपको खुद ही डीबी के लिए जाना होता है, चूँकि वहाँ अब डीबी में बायोमेट्रिक होने लगी है। तो जब बायोमेट्रिक होती है तो ज़ाहिर-सी बात है डीबी में आपको ही जाना होता है, डीबी आपके इधर कोई और नहीं करा सकता। सीधा-सा जवाब है इस सवाल का आपके। अगले 2 कमेंट्स में आकांक्षा गुप्ता जी ने और एग्ज़ाम सारथी ईएस जी ने वो वीडियो बनाने के लिए कहा है कि उससे मोटिवेशन मिलता है। देखिए, मैंने आप लोगों की बात सुनकर ही वीडियो बनाया है और उम्मीद है कि आप ऐसे ही चैनल पे स्नेह बनाए रखेंगे। अगला जो कमेंट है वो दीक्षा श्रीवास्तव बहन का है कि यू आर ए ट्रू सपोर्टर थ्रू आउट दिस एसओ जर्नी फॉर अस। थैंक यू, आपने इस काबिल समझा मुझको। और बहन कहती हैं कि मेरे नंबर जो हैं वो 55 है फीमेल कैटेगरी में, मेरा सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन नहीं, शायद फीमेल वाली कैटेगरी में आप टॉप 20 के आसपास रहे हैं, टॉप 20 में रहें, 55 नंबर इतने हैं। कहने का मतलब ये है कि आप बहुत आराम से अंतिम रूप से चयनित हो जाएँगी, बिना किसी दिक्कत के। आपको वो वाला विभाग मिल जाएगा जो आप चाहेंगी, चूँकि 8 या 9 विभागों में आई है एसओ की वैकेंसी, जो अभी चल रहा है जिस पे रिक्रूटमेंट, तो आपको उसमें वो विभाग मिल जाएगा जो आप चाहेंगी, डिपार्टमेंट अलॉटमेंट के समय। इतने नंबर हैं आपके पर्याप्त, तो आपका बहुत आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। बस वही है कि रिजल्ट जब तक आ नहीं रहा तब तक ही आपका इंतज़ार है, बाकी आप अंतिम रूप से चयनित ऑफिसर हैं। अगला शैलेंद्र जी ने बड़ा प्यारा सा कमेंट किया है, पढ़ के ही मैं बड़ा प्रसन्न हो गया इसको। शैलेंद्र भैया थैंक यू, मैंने वीडियो बना दिया और नेक्स्ट वीडियोज़ भी जल्दी आएँगे। और ना सिर्फ एसओ की जर्नी में, इसके इतर भी आगे आप यूपीपीएससी की तैयारी करें या बाकी एग्जामों की, मैं इस जर्नी में आप सबके साथ हमेशा रहूँगा और सबके साथ-साथ चलता रहूँगा, चूँकि मैं भी उसी प्रोसेस का ही हिस्सा हूँ, इन्हीं तैयारियों का ही हिस्सा हूँ। तो मेरे पास जब भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आएगी तो बिना किसी को बरगलाते हुए जो भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होगा, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगा वीडियोज़ के माध्यम से। एक सुची सिंह जी का सवाल है कि सर, फीमेल की कट ऑफ अलग बनेगी क्या? जी दीदी, फीमेल की कट ऑफ या जी बहन, फीमेल की कट ऑफ बिल्कुल अलग बनती है। और वो फीमेल के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में जो है कोई भी वैकेंसी है उसमें 20% जो सीट्स हैं वो फीमेल्स के लिए ही अलॉटेड हैं। तो आप कोई भी उठा के देख लीजिए, यूपीडब्ल्यूएससी का या यूपीपीएससी का जो रिजल्ट होता है फाइनल, तो उसमें जो फीमेल की कट ऑफ होती है अलग बाकायदा इंगित होती है, लिखी होती है। तो उसमें कोई बट है ही नहीं कि अलग बनेगी। जो लोग कह रहे हैं कि फीमेल्स का अलग रिजर्वेशन नहीं होता, ये गलत बात है। वो अपने कैटेगरी में ही समाहित होती हैं, लेकिन अपने जैसे मान लीजिए यूआर की कोई फीमेल है और यूआर का जो मेल है, तो दोनों की कट ऑफ में अंतर होता है, ठीक-ठाक अंतर होता है। कहने का मतलब ये है टू द पॉइंट कि फीमेल की कट ऑफ बिल्कुल अलग बनेगी। जैसे मेल्स का मान लीजिए कि 50 से 52 नंबर रहता है अंतिम रूप से चयन के लिए मार्क्स, तो फीमेल का रहेगा लगभग 36 से 38 नंबर, इतना अंतर रहेगा कट ऑफ में। दिव्या यादव बहन का सवाल है कि क्या ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की सेमेस्टर वाइज मार्कशीट चाहिए होगी? जी, डीबी के समय फिलहाल ऐसा ही यूपीडब्ल्यूएससी मांग रहा है कि अपने अगर ग्रेजुएशन सेमेस्टर सिस्टम से किया है तो सेमेस्टर्स की मार्कशीट, या ईयरली सिस्टम है तो ईयर की मार्कशीट, और ऐसे मास्टर्स के लिए भी ज़रूरी होता है, वो मांगते हैं। तो आप अभी समय है डीबी के लिए, आप वो अगर मैनेज कर लीजिए तो बहुत अच्छा होगा। आपके मार्क्स बहुत शानदार हैं और 69.75 आपको अपने पसंद का डिपार्टमेंट मिल जाएगा, कोई भी डिपार्टमेंट जो भी आप चाहेंगे। तो अब जो भी चीज़ें हैं वो आप मैनेज कर लीजिए। कंबाइंड मार्कशीट जो ईयरली वाली आती है या पूरे 6 सेमेस्टर की, मान लीजिए ग्रेजुएशन की एक है, वो तो चलेगी, वो तो लेते ही हैं, साथ में हर सेमेस्टर का भी मार्कशीट उनको चाहिए होता है और ये आपको आपके यूनिवर्सिटी से मिल जाएगी। इसमें कोई इतना कठिन काम नहीं है इसको हासिल करना। दीपक भैया, रिजल्ट वाला अभी मैंने बता दिया है वीडियोज़ के शुरू में ही। और जहाँ तक जितने आप मार्क्स वाली बात है, 66.5 ईडब्ल्यूएस है और एमएससी मैथ है, वो लेवल है। आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका सिलेक्शन इस तरह से हो जाएगा, मतलब नहीं होगा का मेरा मतलब है ना सिर्फ आपका सिलेक्शन होगा, बल्कि आपको आपके पसंद का डिपार्टमेंट मिल जाएगा। जो 9 डिपार्टमेंटों में एसओ की वैकेंसी आई है, तो उसमें जिस डिपार्टमेंट में आप जाना चाहेंगे उस डिपार्टमेंट में आपको मिल जाएगा एसओ का अलॉटमेंट, इतना जानिए। ये अर्पण वर्मा भैया ने अपनी एक प्रॉब्लम लिखी है और इसका ये प्रॉब्लम अच्छे से इनका पढ़ लीजिए। इन्होंने कहा है कि ऑनलाइन जो रिजल्ट है हमारा एग्ज़ाम का, एमकॉम का, ऑनलाइन पहले ही आ गया था नोटिफिकेशन के डेट के पहले ही, लेकिन उसकी जो मार्कशीट बाद में आई उसमें रिजल्ट का डेट दूसरा वाला नोटिस है। ये थोड़ा कंसर्न करने वाला इशू है कि ऑनलाइन मार्कशीट अगर पहले ही आ गई है तो आमतौर पे एग्ज़ाम अथॉरिटीज़ जो होती हैं वो वही वाला डेट मार्कशीट पे छापती हैं, रिजल्ट वाला, जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो अलग बात होती है, लेकिन इनके केस में ये थोड़ा सा उल्टा है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन ये है कि आप जो ऑनलाइन इंटरनेट वाली कॉपी है, जो आपने रिजल्ट जब देखा होगा, आया होगा, तो उसकी अगर कॉपी आपके पास हो तो ओरिजिनल जो मार्कशीट आई बाद में, उसके साथ में आप वो कॉपी अटैच करके वहाँ मेंशन करा सकते हैं। जब आपकी डीबी होती है ना, तो वहाँ वो डेट देखते हैं और उस पर पेन से लिखते भी हैं। मतलब अगर डेट पहले का है तो कोई दिक्कत नहीं है,
एग्जाम नोटिफिकेशन का है, उसके बाद का है अगर तो आप उसमें क्लेरिफिकेशन दे सकते हैं कि रिजल्ट पहले का आया था, ये इंटरनेट वाली कॉपी है मेरी, बाद में जो मार्कशीट आया तो उसका ये कहानी हो गई या ऐसे ऐसे दिक्कत है। तो वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपसे क्लेरिफिकेशन लेंगे और फिर हो जाएगा आपका। हो सकता है प्रोविजनल सिलेक्शन करें शुरू में, उसके बाद में फिर डिपार्टमेंट को भेजा जाए तो डिपार्टमेंट आपकी यूनिवर्सिटी चेक कराए कि आपका क्लेम सही है या नहीं है। लेकिन आपके पास उसके लिए इंटरनेट कॉपी होनी चाहिए और साथ में इंटरनेट कॉपी पे ये भी मेंशन होना चाहिए, जब इंटरनेट कॉपी किसी चीज़ की निकालो तो नीचे लिखा होता है, उसका टाइम भी लिखा होता है, डेट भी लिखा होता है, तो वो भी मेंशन होना चाहिए उस इंटरनेट कॉपी में, तो आपका काम चल सकता है। नेक्स्ट कमेंट तारक भैया का है, वेरी डियर टू मी। तारक भाई मैं आ गया हूँ, भगवान आपको हमेशा प्रसन्न रखें और अब आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी, आप सबको वीडियोज़ मिलती रहेंगी, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा जेन्युइन मेरे पास, मैं वीडियोज़ के माध्यम से आप तक उसको पहुँचाता रहूँगा। इतना स्नेह बनाने के लिए, इतना मोटिवेट करने के लिए मुझे थैंक यू। अगला विशाल भारद्वाज भैया का है कि सर 3 साल का अलग अलग नंबर एक साथ दे दिया गया है। ये होता है जब आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट आती है तो उसमें सारे सेमेस्टर सिस्टम है, तो सारे सेमेस्टर का ये ईयर सिस्टम है तो तीनों साल का इकट्ठे दे देते हैं। लेकिन यूपीडब्ल्यूएससी अभी मांग रहा है कि अगर 3 ईयर सिस्टम है तो तीनों साल का होना चाहिए, सेमेस्टर सिस्टम है तो पूरे 6 सेमेस्टर का मार्कशीट होना चाहिए अलग अलग। और फाइनल वो इसका मतलब आपके पास अगर फाइनल मार्कशीट है तो बाकी बचे 5 सेमेस्टर की सेमेस्टर सिस्टम है तो वो भी मार्कशीट होनी चाहिए, वो मांगते हैं वो वहाँ पे। और ईडब्ल्यूएस कब का होना चाहिए आप पूछ रहे हैं, तो ईडब्ल्यूएस ये जून में आई थिंक नोटिफिकेशन आया था, तो उस वाले जो ब्लॉक ईयर है, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर का बनता है, तो 2019-20 फाइनेंशियल ईयर का और जो करंट फाइनेंशियल ईयर का है, इन दोनों का आपके पास होगा तो आपके लिए एडवांटेज रहेगा। कुलदीप जी का एक सवाल है कि सर मेरे एमएससी के मार्कशीट में मदर नेम ही नहीं है चारों मार्कशीट में। ये कोई इशू नहीं है, वो मार्कशीट वगैरह में ये चेक होता है कि आपकी जो डीओबी है वो ठीक है, एनरोलमेंट नंबर वो जेन्युइन है, बाकी सारी चीज़ें वो चेक करते हैं। रिजल्ट आपके डॉक्यूमेंट से क्या कहते हैं नोटिफिकेशन से पहले निकला हुआ आपका जो अंतिम सेमेस्टर का है। और मदर्स नेम अगर आपका यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी तो मदर्स नेम जो है वो देती ही नहीं है एक्चुअली। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं और कि उसमें किसी में फादर्स नेम ही होता है, किसी में मदर्स नेम ही होता है। तो अगर ऐसा हो आपके कि वो गलती से छूट गया हो तो उसे मॉडिफाई करा लीजिए, ठीक करा लीजिए। अगर नहीं है तो वो कोई इश्यू नहीं है, बस आपकी मार्कशीट जेन्युइन होनी चाहिए। और उसका जो रिजल्ट है फाइनल सेमेस्टर का, वो जो विज्ञापन की अंतिम तिथि है उससे पहले आया हुआ हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी कुलदीप जी, बिल्कुल चल जाएगा। एक रामकेश शर्मा जी की प्रॉब्लम है कि इनकी जो 10th की मार्कशीट है उसमें नाम में स्पेस है, रामकेश अलग अलग लिखा हुआ है और बाकी में स्पेस नहीं है। इसके लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप जब डीबी के लिए जाइएगा, जब भी डीबी की डेट आए तो उसके पहले आप एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा नियरेस्ट कचहरी से, उसमें यही प्रॉब्लम मेंशन कर दीजिएगा कि ये जो हुआ है आपके 10th के मार्कशीट में ये गलती से हुआ है और इसे फ्यूचर में मैं सुधरवाऊँगा तो अपने डिपार्टमेंट में ये कॉपी जमा करा दूँगा। बस दैट्स इट, और कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगला एक नमो क्लासेज करके हैं भैया, इन्होंने कमेंट किया है कि इसमें बहुत लोअर क्वालिफाइड भी होंगे। नो डाउट इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे एसओ वाले में आपके कि जो लोअर प्लेसेस क्वालिफाइड होंगे, कई सारे होंगे जो एसएससी सीजीएल का ज्वाइनिंग आ गई है, 19 की 20 की 21 वाला डीबी इस समय चल रहा है, उसमें अच्छे पदों पे हो जाएंगे तो वो डीबी के लिए शायद न जाएँ। एसआई में यूपी एसआई की ट्रेनिंग शुरू होने वाली है 1 जनवरी लास्ट से, तो उसमें जो ट्रेनिंग में पहुँच जाएँ वो शायद डीबी के लिए न जाएँ। तो ये सारे बड़े क्रीम माइंड्स होंगे, अच्छे बच्चे जिनके मार्क्स काफ़ी अच्छे ठीक ठाक होंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो ये भी एक वजह होगी जिसकी वजह से शायद कट ऑफ कम जाएगी, अंतिम चयन परिणाम वाली भी और अभी डीबी के लिए भी। तो ये सब नो डाउट नमो क्लासेज जी जो आपने अपना पॉइंट उठाया है बिल्कुल वैलिड है कि इसमें लोअर क्या इस समय जितने भी कई सारे रिजल्ट आए हैं, जैसे मान लीजिए 4200 के इधर इससे ऊँचे ग्रेड पे में कोई हो गया तो वो तो शायद ही नहीं जाएगा, 4200 में भी अगर हो गया और जैसे एसआई कोई हो गया यूपी में एसआई तो शायद लोअर के लिए वो ना जाएँ, सॉरी शायद एसओ के डीबी में वो ना जाएँ, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। लोअर वाले भी अगर अच्छे पदों पे चयनित हुए हैं तो शायद वो इसके डीबी में ना जाएँ। तो ये सब इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी कट ऑफ पे ओवरऑल। तो ये सब प्रभु की कृपा होगी, सौभाग्य तो आप लोगों का सौभाग्य होगा कि थोड़ा इस वजह से भी कट ऑफ कम जाएगी। एक बड़ा अच्छा सवाल है नेक्स्ट स्टेप फैक्ट्स करके भैया जी इन्होंने कमेंट किया है, भैया हैं या दीदी हैं कंफर्म नहीं है, लेकिन उन्होंने कमेंट किया है, उसका जवाब देना मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ कि सर नोटिस में अस्थाई और अस्थाई पोस्ट है, मतलब ये अस्थाई पोस्ट किसकी है और अस्थाई किसकी है। तो मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि अस्थाई का मतलब यूपी गवर्नमेंट में ही बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जो पूरी तरह से गवर्नमेंट की फंक्शनरी के मतलब पार्ट होते हैं, वो किसी मंत्रालय के पार्ट होते हैं। तो उसमें जो भी रिक्रूटमेंट होती है वो अस्थाई नाम से होती है, वो उत्तर प्रदेश सरकार के अस्थाई राज्य कर्मचारी होते हैं
और नो डाउट 2 साल के प्रोबेशन पे तो हर कोई रहता है, लेकिन सेम उत्तर प्रदेश के ही राज्य सरकारी कर्मचारी होते हैं जो अर्ध सरकारी नाम से जाने जाते हैं। उसमें जब इनिशियली भर्ती होती है तो अस्थायी भर्ती के नाम से मतलब अस्थायी पद हैं इस नाम से भर्ती होती है और बाद में वो सब परमानेंट हो जाता है। जैसे देख लीजिए अर्बन लोकल बॉडी जो शहरी नगर निकाय हैं, वो प्योर गवर्नमेंट मशीनरी के पार्ट नहीं होते, वो एक्चुअली अस्थायी सेमी गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं गवर्नमेंट की। उसमें आप एएसओ की, उसमें आप ये देखिए ईओ की भर्ती हो या उसमें आरआई मतलब राजस्व निरीक्षक जो होते हैं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, इसमें क्या कहते हैं कर निरीक्षक उनको कहते हैं, जो शहरी लोकल बॉडी जो होती हैं उनमें जो होते हैं, तो उनका जब पद निकले तो देखिए उसमें अस्थायी लिखा रहता है, ज़्यादातर समय अस्थायी लिखा रहता है, क्योंकि वो सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो ऐसे ही इसी में 9 विभागों में जो पद आए हैं, तो कुछ गवर्नमेंट के सेमी गवर्नमेंट जो है प्रभाग हैं या ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं, तो उसमें जो पद आए हैं उसमें अस्थायी लिखा हुआ है, बाकी जगह जो पद हैं वो अस्थायी लिखा हुआ है। पर ओवरऑल आप मेरे विचार जानना चाहें तो यूपीटीसीएस जो आयोग जिन भी पदों की भर्ती करा रहा है, वो 2 साल के प्रोबेशन पीरियड के बाद में सारे अस्थायी हो जाने हैं। आप समझ गए ना इस बात को? तो अस्थायी और अस्थायी का मतलब यही है। बाकी कुछ और कन्फ्यूजन होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको और क्लियर कर दूँगा। एपी ब्लॉग्स एंड नेचर लवर्स करके भैया हैं, इन्होंने एक कमेंट किया है कि ईश्वर आपको स्वस्थ रखे। भैया थैंक यू आपको, आपके स्नेह के लिए और दुआओं के लिए। आपका सवाल है कि सर फुल मार्क्स वाले जो नंबर मिले हैं जिन-जिन क्वेश्चनों पे, तो जिन्होंने क्वेश्चन नहीं किया उनको भी मिलेंगे? बिल्कुल। जब आप किसी क्वेश्चन पे फुल मार्क मिलता है तो वो नंबर सबके खाते में जुड़ जाता है बिना किसी भेदभाव के कि किसी ने क्वेश्चन किया है या नहीं किया है। एक शेयर मार्केट का मास्टर करके भैया जी उन्होंने एक सवाल पूछा है। सवाल उनका ऊपर ही था कि इसमें ये तो मेंशन नहीं था कि वो लेवल सॉफ्टवेयर में होना चाहिए या हार्डवेयर में होना चाहिए या जो भी, तो अगर मेरे पास वो लेवल नीलिट से है तो वैलिड है, तो बिल्कुल वैलिड है। उसमें ये आप सही कह रहे हैं कि उसमें मेंशन नहीं था कि वो कौन से वो लेवल में भी कौन सा जो ब्रांच होता है या ट्रेड होती है जो भी उससे होनी चाहिए, तो वो लेवल नीलिट से है आपका सॉफ्टवेयर में है, हार्डवेयर में है या और किसी जो आईटी का होता है उसमें है, तो सब मान्य है। वो लेवल नीलिट से है तो उसमें वो लेवल वालों में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो शायद आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला क्वेश्चन इसमें हाशिम जी का है कि इन्होंने ओ लेवल के सारे पेपर 2019 में जनवरी में कंप्लीट कर लिए थे। मई 2019 में ही इन्होंने प्रैक्टिकल भी सबमिट कर दिया था, लेकिन इनका जो सर्टिफिकेट आया, ओ लेवल का सर्टिफिकेट होता है, तो वो उसमें शो कर रहा है सितंबर 2020। तो ये एक प्रॉब्लम है, नो डाउट। इसमें आपको केवल खुश करने के लिए मैं झूठ नहीं बोल सकता। सर्टिफिकेट पे जो डेट लिखी होती है ना, इशुएंस डेट, वो उसमें बाकायदा लिखा होता है कि कब आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है। तो वो अगर विज्ञापन की अंतिम तिथि के बाद का है उस पे, तो इसमें फिर प्रॉब्लम है, नो डाउट प्रॉब्लम है। अब आप इसमें आप पूछें आप कर क्या सकते हैं, तो आप डीबी के ले जाइए। अगर वो कंसीडर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करते हैं तो उनके पास एक प्लॉजिबल काज होगा इसके लिए कि क्योंकि ये विज्ञापन की अंतिम तिथि के बाद का है आपके सर्टिफिकेट पे जो डेट है, वो बेसिकली सर्टिफिकेट कोर्स है इसलिए, तो शायद वो वैलिड ना करें। लेकिन आप डीबी के लिए ज़रूर जाइएगा अगर मार्क्स अच्छे हैं तो, और अगर डीबी के लिए सेलेक्ट होते हैं तो बिल्कुल जाइएगा। आबिया निशा जी का सवाल है कि जिन क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिले हैं, अगर उसमें हमने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किए हैं तो क्या हमें नंबर मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। फुल मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं सबको समान रूप से वो नंबर अलॉट कर दिए जाते हैं बिना किसी भेदभाव के। रितेश वर्मा जी का सवाल है कि ये जो कॉमर्स है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है और स्टैटिक्स है, इनके मास्टर्स डिग्री वाले ही एलिजिबल थे इसमें, तो क्या इनका सबका जब रिजल्ट आएगा तो मैथ का अलग आएगा कट ऑफ, इकोनॉमिक्स का अलग आएगा, कॉमर्स का अलग आएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो रिजल्ट आएगा वो सबका कंबाइंड आएगा, क्योंकि वो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था इन चारों में मास्टर्स हो तो बनेगा। बाकी बनेंगे चारों एसओ ही, ये नहीं कि कोई कॉमर्स का एसओ बनेगा, कोई मैथ का एसओ बनेगा, एसओ सब बनेंगे। तो उनका जो रिजल्ट होगा वो कंबाइंड रिजल्ट ही होगा सारे कोर्सों का, उसमें अलग कुछ नहीं आएगा। एक विमल कश्यप जी का सवाल है कि जब मैंने फॉर्म फिल किया था तो जनरल हो गया था, जबकि मैं ओबीसी हूँ, तो क्या ओबीसी का अब लाभ मिलेगा? जी बिल्कुल नहीं मिलेगा। जब आप यूपीडब्ल्यूएससी का कोई भी फॉर्म भरिए भैया, तो उसमें वो दिखाते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जिसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। उसमें डीओबी है, उसमें कैटेगरी है, तो फाइनल सबमिट के बाद में उसमें अगर फिर से संशोधन का मौका देता भी है आयोग, तो शायद इसमें परिवर्तन नहीं होता। तो आप अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो यूआर में आप सेलेक्ट हो जाएंगे, अदरवाइज ओबीसी का कोई लाभ आपको अब नहीं मिलेगा। राधे कृष्ण भैया नमस्कारम। आप ही उन लोगों में शामिल हैं जिनकी वजह से मोटिवेट होके मैंने ये वीडियो बनाया है। मतलब एक ही एलिमेंट नहीं है, बहुत सारे लोग हैं भैया बहन जिन्होंने कहा मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन उन सब में आप भी शामिल हैं। आपने जो अपना मार्क्स बताया है 59.75, ये इतने नंबर हैं कि बहुत आराम से हो जाएगा आपका सिलेक्शन, और आपको ना पहली प्रेफरेंस जो है डिपार्टमेंट वाली, तो दूसरी प्रेफरेंस डिपार्टमेंट की ज़रूर मिल जाएगी। इतने नंबर पर्याप्त हैं आपके, अब से और रहिए। अगला सवाल यू एंड यू जी का है कि सर मेरे 68.5 नंबर बन रहे हैं, कितना चांस है? यू एंड यू जी
आपका ना सिर्फ सिलेक्शन हो जाएगा, आपको अपने पसंद का डिपार्टमेंट मिल जाएगा। जो भी आप डिपार्टमेंट चूज़ करना चाहें, पूरे 9 डिपार्टमेंटों में जो एसयू की वैकेंसी आई है, इतने पर्याप्त नंबर हैं आपके। विश यू द बेस्ट। लास्ट कमेंट मैं ले रहा हूँ देवेंद्र प्रताप सिंह जी का, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। थैंक यू देवेंद्र भैया। देखिए मैं वीडियो ले आया और नेक्स्ट टाइम भी जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है इस रिगार्ड में तो मैं ज़रूर आपको समय समय पे वीडियोज़ लाता रहूँगा आप सबके लिए। और आप ऐसे इस चैनल पे मुझ पे सब पे स्नेह बनाए रखें। हम सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। और अंत में चलते-चलते मैं आपको एक सलाह दूँगा, जल्दी वीडियो आपको मिलेगी इस टॉपिक पे, इस रिगार्ड में। उम्मीद रखिए कि फरवरी 2nd वीक तक या 3rd वीक तक डीवी के लिए आपका हर हाल में रिजल्ट आ जाएगा। और अब फिर जॉइनिंग की बात होती है फाइनल रिजल्ट आ जाने के बाद में भी, तो वो आप अगस्त तक, सितंबर तक बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मैं प्रभु से यही कामना करूँगा कि जब अगली जो दिवाली हो, वो जब आप मना रहे हो तो आपके ऊपर आपके साथ में ये टैग हो कि मैं एसओ हूँ, फलाँ डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। साथ में बाकी भी एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ करते रहें। इसके साथ में जो भी आपके सामर्थ्य में है। लेकिन एसओ अगर आप बन जाते हैं प्रभु कृपा से, तो ऐसी बहुत सारी नौकरियाँ हैं, मतलब एसओ के लोअर ग्रेड की या उससे अपर ग्रेड की भी कुछ एक ग्रेड पे की, कि जिनके तुलना में आप कहीं 20 रहेंगे। 19-20 वाला आंकड़ा होता है ना, उसमें आप 20 रहेंगे। वर्क प्रोफाइल में, वर्कलोड में और वर्क सैटिस्फैक्शन में और बाकी सारी चीज़ों में, बहुत सारे पैरामीटर पे, बहुत सारे पैमानों में। तो कहने का मतलब ऐसा एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होगा जिसको आप पीछे छोड़ चुके होंगे, फिर आपको आगे ही देखना होगा। तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि इसमें जो हमारे चैनल पे जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग अंतिम रूप से चयनित हो जाएँ और जीवन में हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। प्रभु आप सब पे हमेशा कृपा अपनी बनाए रखें। नमस्कार।